एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक घने जंगल में रात्रि के समय में जा रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपको डर नहीं लग रहा है? इतना घना जंगल है, रात्रि का समय है, भांति भांति के जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? तो श्री कृष्ण ने कहते हैं कि जो भविष्य में होना है वो किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अर्जुन देखकर काफी शॉक्ड हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने मन पर इतना नियंत्रण कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप भाग जाएगा। अभी वो समय चल रहा है जब सभी बोर्ड एस्पिरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, वो भी डरे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। उन वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम कैसा आएगा, हमारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमारा पेपर इजी होगा, टफ होगा, कैसा होगा, लेंदी होगा, हम एग्जाम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम अपना ट्रू पोटेंशियल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही एक सवाल चल रहा है और यही एक परेशानी है कि हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। इस रिजल्ट के चक्कर में सभी लोग अपना प्रेजेंट, जहां पर उन्हें एक्चुअल में कर्तव्य करना है, जहां पर उन्हें काम करना है, इस चीज को वो मिस कर देंगे। और हर साल एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है, जो ज्यादा नंबर ला सकता था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो अपने ट्रू पोटेंशियल को एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं दिखा पाता, जिसका सीधा रिजल्ट उसके मार्कशीट के ऊपर पड़ता है। आज मैं आप लोगों के लिए वो सीक्रेट ट्रिक्स लेकर आया हूं जो एक्चुअल में आपको यहां से यहां लेकर जाने वाली है। ये वो सीक्रेट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए टू अचीव, टू गेट द मैक्सिमम पोटेंशियल इन एग्जामिनेशन हॉल। फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो। और चीजें क्या हैं, देखिए, मैंने सब कुछ पहले से ही लिख दिया है ताकि लिखने में ज्यादा समय वेस्ट ना हो। आपका टाइम बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, बाकी लोगों की तरह, बाकी थंबनेल्स की तरह। जैसे थंबनेल्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है, वो सब मैं नहीं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सीधा काम की बात करेंगे। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक एक जो एग्जाम है जिसके अंदर आपको लिखना है ना, यहां पे क्या लिखा, राइटिंग स्ट्रेटजी। जहां पर आपको लिखना है वहां पर आपको मार्क्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए आपको इस इंसान को जो आपकी कॉपी चेक करेगा, इस इंसान को इंप्रेस करना है। जो इंसान आपकी कॉपी चेक करेगा, कॉपी चेकर को इंप्रेस करना है। पहली बात ध्यान से सुनिए, जो आपका कॉपी चेकर होता है ना, उसे, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 20 से 25 रुपए मिलते हैं एक कॉपी को चेक करने के लिए, और उसे एक फिक्स टारगेट दिया जाता है कि आज के दिन में इतनी कॉपियां चेक करनी है। तो उसके पास में सोचने समझने का टाइम नहीं है। वो चाहता है कि मैं फटाफट से कॉपी चेक कर लूं। उसके पास एक फिक्स टारगेट है। ऐसे में अगर आप लोग कचरा करके आ जाएंगे कॉपी के अंदर, तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपकी कॉपी के ऊपर समय देने का। उसके पास टाइम लिमिटेड है। जिन लोगों ने कुछ अट्रैक्टिव किया है, उसके पास अगर वो ज्यादा समय दे देगा तो ज्यादा नंबर दे देगा, और अगर आप लोगों ने कचरा किया है तो वो आपको समय नहीं देगा, फटाफट इस तरीके से काटता काटता आगे चलेगा, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसीलिए आपको इस इंसान को इंप्रेस तो करना पड़ेगा, और इस इंसान को इंप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं
जो मैं आपको बताने वाला हूं, फटाफट बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिससे आप कॉपी चेकर को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एग्जाम में जाने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या लेना है उसकी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपकी एग्जाम में जाते ही क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जो आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, जो आपको 10 15 20 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उस समय में आपको पूरा पेपर रीड करना है। रीड ऑल द क्वेश्चंस, रीड ऑल द क्वेश्चंस, रीड ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज वेरी नेसेसरी। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम के बाहर आए आपको वो चीज याद होगी, आपके दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि अरे इसका आंसर तो ये था, मैं भूल गया। या घर जाने के बाद में क्लिक किया कि ये आंसर मैं नहीं लिख पाया, उस समय मेरे को याद नहीं आया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं, किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अब आप तो दूसरे काम में लग गए, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड बार बार उस चीज को लूप पर चलाकर याद करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, जाते ही सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने सारे, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो आपको याद नहीं आ रहा है तो उन 3 घंटे के अंदर उसके आपको याद आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको सभी क्वेश्चंस एक साथ पढ़ लेने हैं स्टार्टिंग के अंदर। जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं, भाई मान लो आपको 15 मिनट मिले, 15 मिनट में नहीं पढ़ पाए, 20 मिनट लग रहे हैं आपको पढ़ने में, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी लगे तो भी पूरे क्वेश्चंस पढ़ लो, ताकि जब आप एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो आपको सभी आंसर्स एग्जैक्टली टू द पॉइंट याद आ जाएंगे। तो ये थी आपकी पहली चीज जो रीडिंग टाइम के अंदर आपको करनी है। सेलेक्ट कर लेना है क्वेश्चन और सेक्शन। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉपी है। आपको क्या करना है, एक मान लीजिए आपको 4-5 सेक्शन जो भी आपको एग्जाम में आए हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे कौन सा सेक्शन बहुत अच्छे से आता है। सबसे पहले आप लोगों को उसी सेक्शन की हेडिंग लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आता है सेक्शन डी, तो मैंने क्या किया, सेक्शन डी के क्वेश्चंस सारे, क्वेश्चन का नंबर, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का नंबर है 10, आपको एग्जैक्टली मेंशन करना है कि 10वां क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, और सेक्शन आपने सबसे ऊपर लिख ही दिया है। सेक्शन के क्वेश्चन जो है उसी जगह पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर कोई एक आध मिस हो जाता है तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें कि सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद सेक्शन सी का थर्ड क्वेश्चन कर दिया। इस तरह की गलती ना करें। आपको कॉपी चेकर को इंप्रेस करना है, उसे परेशान नहीं करना है। अगर आपने उसे एक बार भी परेशान कर दिया तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे उसी समय। ठीक है, जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, लाइन खींचेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे जो आपको आता है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस विद नंबरिंग आपको करने हैं। साफ साफ काम करना, नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये मत सोचना कि अरे उसे तो आता ही होगा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो इसका कौन सा क्वेश्चन होगा। आपको ये अज्यूम नहीं करना है, ठीक है, उसे परेशान नहीं करना है। वो इंसान आपके लिए, वो इंसान आपके लिए काम कर रहा है, आपको उसे परेशान नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में जो और टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये वाला या ये वाला, जिसके अंदर आपके पास दो चॉइस होती है, पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। ये कब की बात है, स्ट्रेटेजी टाइम की बात है। तब ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक ही बार डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आपने फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया, फिर आपने सोचा नहीं 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 नहीं, इससे बेटर तो मेरे को दूसरा वाला आता था, तो मैं अब एक काम करता हूं, इसको हटा हटा के ऐसे ऐसे काट काट के मैं दूसरे पे चला जाता हूं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। फटाफट आगे चलते हैं। रफ वर्क शुड ऑलवेज बी फेयर। आप लोग फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मैथ्स का काम कर रहे हैं, आप लोगों ने रफ वर्क किया, आपने काटाफिसी करते हुए आप लोगों ने सब कुछ सॉल्व कर लिया। आप वापस से अपने मेन शीट पर जाकर आंसर आपने सब लिख लिया। आपको लास्ट में पता लगा अरे नहीं यार, इसका आंसर तो थोड़ा सा गलत आ रहा है। आपको गट फीलिंग आई कि यार ये वाला तो मुझे वापस से चेक करना चाहिए। आप वापस से गए। अब रफ वर्क में तो आपने न जाने क्या क्या कर रखा है, आपको पता ही नहीं है कि आपने किस तरीके से रफ वर्क कर दिया।
तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। ये टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, जो आपका लास्ट पेज है, लास्ट पेज पे ऊपर हेडिंग डालेंगे रफ वर्क, ठीक है, उसको एक बार में ऐसे क्रॉस कर देंगे ताकि बाद में अगर आप भूल जाएं तो भी कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 रफ वर्क है ना, यहां पर 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, इस तरीके से जो भी आप लोग कर रहे हैं यहां पर प्रॉपर करें, है ना। यहां पर जो भी स्टेप्स हैं स्टेप वाइज है ना, यहां पर फटाफट कर ले। राइटिंग का कोई इशू नहीं है, राइटिंग थोड़ी खराब भी हो सकती है, लेकिन रफ वर्क फेयर इसलिए होना चाहिए ताकि जब आपका जो मेन आंसर है आप वापस से रीचेक कर पाए, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स को वापस से चेक कर पाए। फॉर एग्जांपल बहुत बार ऐसा होता है कि आप जैसे मान लीजिए 44 इंटू 32 कर रहे हैं, और आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं 44 32 और ऐसे करके, और गलती से क्या करते हैं आप लोग इसको प्लस कर देते हैं। करना इंटू था लेकिन आपने प्लस कर दिया। अब मान लीजिए आपने बहुत ही घटिया तरीके से रफ वर्क किया, आप दोबारा चेक करने आएंगे तो आपको वो मिस्टेक मिलेगी ही नहीं। अगर आप फेयरली ये काम करेंगे तो आपके ये मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ये रही आपकी नेक्स्ट बात, ठीक है। रफ वर्क शुड बी फेयर। एक्स्ट्रा मार्क्स स्ट्रेटेजी, हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से अपनी एग्जाम के अंदर राइटिंग करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो भी आपकी परसेंटेज आने वाली है, जो भी आपकी परसेंटेज आने वाली है, आपकी मार्कशीट के अंदर जो भी आपका स्कोर आने वाला है, वो सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, या तो वो घट रहा होगा या वो बढ़ रहा होगा, या वो घट रहा होगा या वो बढ़ रहा होगा। अगर आपने जो लिखा है वो कंटेंट एंगेजिंग है, वो कंटेंट अट्रैक्टिव है, तो आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ में कंटेंट लिख दिया तो आपका जो परसेंटेज है वो कम होगा। क्यों होगा? मान लीजिए आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख दिया, एग्जामिनर के पास में बहुत सारी कॉपी है, मान लीजिए आपसे पहले उसने जिसकी कॉपी चेक की उसने बिल्कुल घास काटी हुई थी, बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा हुआ था, उसका दिमाग खराब है, वो आपकी कॉपी पे आया, अरे यार पैराग्राफ लिखा हुआ इतना सारा कौन पढ़ेगा, अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे दो, चाहे आपने सही लिखा है, लेकिन कॉपी चेकर के पास में इतना टाइम नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो परेशान है, आपने उसको पैराग्राफ दे दिया। भैया किताब में पैराग्राफ लिखा होता है, आप ही नहीं पढ़ते उसको, आपका ही पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन फोटोज आ जाती हैं, है ना, कुछ ऐसा आ जाता है जो देख के अच्छा लग रहा है, कलरफुल डायग्राम आ गया, आपको अच्छा लग रहा है, आप देखते हैं उसको, है ना, आपका ध्यान जाता है, कुछ साफ सुथरा सा अच्छे से लिखा हुआ है उस पर आपका ध्यान जाता है। तो कॉपी चेकर वही ढूंढ रहा है, कॉपी चेकर को अगर आपकी कॉपी अट्रैक्ट कर लेगी ना तो वो आपकी कॉपी पर ज्यादा समय लगाएगा, और अगर ज्यादा समय लगाएगा तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। आपको अपने कंटेंट को ना एंगेजिंग कंटेंट में कन्वर्ट करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, तो क्या करना होगा, इनोवेटिव करना होगा, कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी होगी। क्या करनी होगी? फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई एक सवाल पूछा कि भाई डिफरेंस बताओ मेटल नॉन मेटल के अंदर, नॉर्मली क्या करोगे, मेटल लिखा, नॉर्मली स्टूडेंट्स कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूं, यहां पर लिखेंगे मेटल, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, इसी में बीच में काटा फिजी करके, नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दिया, फिर आगे चले, फिर यहाँ पर ऐसे करके। पहली बात तो अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है तो उसको सिंगल लाइन से ही काटें, है ना, सिंगल लाइन से काटें। ये काम मत करना, ये काम मत करना कि एग्जामिनर पढ़ लेगा तो उसे लगेगा कि स्पेलिंग भी नहीं आती है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम की शॉर्टेज है, उसको सिर्फ आपको एंगेज करके रखना है, ये आपका गोल होना चाहिए, है ना। फिर आपने नॉन मेटल लिखा, है ना, फिर से आपने लाइंस पैराग्राफ्स भर दिए। अब इस इंसान के पास में 3 नंबर देने के लिए
इतना कंटेंट है। अब उसे काम के वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे, अच्छा ये वाला काम का वर्ड है, ये इसको पता है, ये इसको पता है। एग्जामिनर को आपने परेशान कर दिया, एग्जामिनर को आपने एक काम दे दिया कि यार ढूंढो कि मैंने क्या लिखा है। आपने क्या किया उसकी जगह, आपने सिंपली टेबल बनाई, इस तरीके से लाइन खींची बीच में, यहां पे मेटल के पॉइंट्स, टू द पॉइंट आंसर लिखो, फालतू पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर नॉन मेटल, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर। इस केस में एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा और इस पूरे मार्क्स के देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है, मैंने कॉपी चेकर्स को कॉपी चेक करते हुए देखा है। मेरे ही कुछ एक रिलेटिव्स हैं जो टीचर हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स। फॉर एग्जांपल आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है ना। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, या जो भी है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स टेक्स सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड मेक देयर ओन फूड। आप क्या कर सकते हैं, इसी बोरिंग डेफिनेशन को, इसी पैराग्राफिक डेफिनेशन को थोड़ा फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस फॉर द सेल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बताना है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक तो तरीका है कि आप लोगों ने लाइन बाय लाइन भर दिया, पैराग्राफ्स भर दिए। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, टू मेक फूड। अच्छा कैसे बनाएंगे, विद हेल्प ऑफ सनलाइट प्लस वाटर प्लस मिनरल्स। अब बताइए, एक तो आपने पैराग्राफ लिख दिया, आपके पास में कॉपी खूब है, आप सप्लीमेंट्री कॉपी लीजिए, बोर्ड्स आपको बहुत पेपर दे रहा है, ठीक है, आपको बहुत पेपर मिल रहा है, क्यों बचाना है आपको, क्यों पैराग्राफ्स में लिख के ऐसे ऐसे पैराग्राफ भर दिया, लाइन भर दी। एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि भाई अच्छा ये वाला काम का वर्ड है, ये वाला काम का वर्ड है, ये वाला काम का वर्ड है, आप एग्जामिनर को नया टास्क दे रहे हैं। इससे अच्छा आपने क्या लिखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है टू मेक फूड विद हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल। कितना इजी है। एग्जामिनर आपको यहां पर आधा नंबर उस कंटेंट के कंपैरिजन में ज्यादा देगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, शेप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज के टाइप्स बताने हैं कि भाई इस चीज के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल यूज कर दिया, जो भी आपका मेन हेडिंग है वो आपने यहां पर लिखी, और उसके बाद में एक टाइप इसका यहां पर, एक टाइप इसका यहां पर, एक टाइप इसका यहां पर। देखो एग्जाम्पल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल हेलिक्स, हेलिक्स इज इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन रेवाड़ी हरियाणा, ठीक है। उसके फीचर्स क्या क्या है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, यहां पे क्या किया, शेप इंट्रोड्यूस किया है, ये देखने में अच्छा लग रहा है। अगर मैं हेलिक्स फीचर्स यहां पर हेडिंग लगाता, हेलिक्स फीचर्स, है ना, हेलिक्स फीचर्स, और फिर ऐसे लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन इन सभी फीचर्स को एक्सप्लेन करता, सभी चीजों को प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में एक्सप्लेन करता, वो अच्छा नहीं लगता, कोई भी नहीं पढ़ता। लेकिन मैंने क्या किया, पर्सनल अटेंशन है भैया, यहाँ पर डाउट काउंटर पे बच्चों को डाउट बताया जाता है हर क्लास के बाद में, नीट के लिए स्पेसिफिक फैकल्टी है, डिजिटल बोर्ड के साथ में लर्निंग होती है, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट रहता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रहती है, मोटिवेशनल सेशंस रहते हैं, हेलिक्स का पर्सनलाइज्ड ऐप है जो आपके स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर इस तरीके से किसी ने लिखा, ये शेप इंट्रोड्यूस किया, टू द पॉइंट चीजें बताई, तो देखने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला इजीली समझ पाएगा, आसानी से पढ़ पाएगा, और उसे देखने में अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, इंगेजिंग लगेगा। तो यही काम आपको यहां पर भी करना है। आपको फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के टाइप्स बताने हैं, किसी चीज के टाइप्स बताने हैं, तो इस तरीके से शेप इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी है
आपको पैराग्राफिक फॉर्म की जगह हमेशा हमेशा ट्राई करना है किसी भी तरीके से, किसी भी इनोवेटिव तरीके से चीजों को लेकर आना है एग्जामिनर के सामने, उसको इंप्रेस करना है। अगर उसे इंप्रेस नहीं किया तो नंबर आपके कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली जो आपको मैंने चीज बताई, फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेफिनेशन लिखी, 1 मार्क की डेफिनेशन थी, आपने पैराग्राफ में लिख दी, 2 लाइन में लिख दी, 3 लाइन में लिख दी, एग्जामिनर ने आपको 1 नंबर पूरा दे दिया। आपने ऐसे लिखा तब भी आपको 1 ही नंबर मिलेगा। लेकिन पता है एग्जामिनर के दिमाग में चीज जाएगी कि बंदा कुछ मेहनत कर रहा है, बंदा मुझे प्रॉपरली स्पेसिफिकली समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स स्ट्रेटेजी है ना, वो यही है। एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए एक अच्छी इमेज बन चुकी है। आप तो जाएंगे नहीं, आपकी कॉपी जाएगी, और कॉपी में जो लिखा होगा वही एग्जामिनर के पास जाएगा। आपकी शक्ल तो नहीं दिखेगी, अच्छी शक्ल का है, बुरी शक्ल का है, काला है, पीला है, नीला है, वो तो नहीं दिख रहा है उसको, इंसान तो नहीं दिख रहा है, आपकी कॉपी दिख रही है। तो कॉपी जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी वो उतना ज्यादा समय देगा आपको आपकी कॉपी को चेक करने में, उतना ही आपके ज्यादा मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। आपने उसको मेहनत करने से बचा लिया, वो क्या करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पर आप एक्चुअल में फंस रहे हैं, आप प्रॉपर डिटेल में नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपने एक थोड़ा बहुत जो भी आपको आता था लिख दिया। अब क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन में जहां वो पैराग्राफिक कंटेंट में नंबर काटने वाला था ना, अब इस इंप्रेशन की वजह से वो आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 ही नंबर का आता है, चांसेस हैं कि आपको 2.5 या 3 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो आधा और 1 नंबर उस क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ है ना, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। ये आपको धीरे धीरे पूरे पेपर के अंदर जब आप इसको चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर तक आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। और आपकी परसेंटेज, अरे परसेंटेज ऐसे ही तो बढ़ेगी। ये जो परसेंटेज है, मैंने क्या बोला, यहां पे पढ़ा थोड़ी रहा हूं मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। चलिए ठीक है, तो ये तरीका हो गया। आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, आप डॉट लगा के लिख सकते हैं, आप हैशटैग यूज कर सकते हैं, आप एरो यूज कर सकते हैं, जो भी आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, एग्जामिनर को मेन टॉपिक या मेन जो भी चीज आपको उसको बताना चाहते हैं उसको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। आपकी एक्स्ट्रा मार्क्स स्ट्रेटेजी काम कर गई है। ठीक है, तो ये वो चीजें थी जिनसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने का चांस है। ये चीजें आपको फॉलो करनी है हर एक एग्जाम के लिए। आपको जाते ही सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में मिस्टेक्स, भैया देखो, एक तो जब से ना फोन के अंदर ऑटो करेक्ट आया ना, सब लोग अपनी मिस्टेक्स को भूल चुके हैं, अपनी मिस्टेक्स को कोई देखता ही नहीं है। टाइपिंग कर रहे हैं, ऑटो करेक्ट अपने आप ठीक करे जा रहा है, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एग्जाम में क्या होगा, स्पेलिंग ठीक से नहीं लिखवाएंगे, फिर क्या करते रहोगे, फिर उसको ऐसे ऐसे काटते रहोगे, ऐसे 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 काटते रहोगे। तो ये काम ना करें, है ना। हालांकि ये लॉन्ग टर्मल चीज है, आप इस चीज को थोड़ा सा अपनी हैबिट में लेकर आए कि जो भी टाइप कर रहे हैं, वैसे तो फोन यूज ही नहीं करना है, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपरली खुद से करें ताकि आप वहां पे मिस्टेक्स ना करें। खैर, मिस्टेक्स, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया उसको सिंगल कट देंगे। एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपका दोस्त आपका दुश्मन है, आपको अपने दोस्त से कोई बात नहीं करनी है। आपने जितनी भी आज वीडियो देखी होंगी एग्जाम में जाने से पहले, सभी लोगों ने आपको ये बात कॉमन कही होगी कि आपको अपने दोस्त से बात नहीं करनी है, सिवाय एक दोस्त के जो एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी सीट के पास बैठने वाला है। ज्यादा सीरियसली मत लेना इस बात को, लेकिन आपका फ्रेंड जो है आपका एनिमी है, एग्जामिनेशन सेंटर से पहले वो आपको 4 सवाल पूछेगा। अरे ये तो 3 साल से आ ही नहीं रहा है, इस साल 5 नंबर का आएगा भाई, आप परेशान। अब आपने जो भी कुछ पढ़ा था, अब आपको क्या लगेगा, अरे यार मैं तो फालतू ही पढ़ के आ गया, इससे पूछ लेता, ये बता देता मेरे को प्रॉपर। तो उन सब चीजों से बच के रहना है, उन सब दोस्तों से बच के रहना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल को
पूरा टाइम होने से पहले नहीं छोड़ना है। एक प्रो टिप है, आपको मालूम है एग्जाम जब खत्म होने वाला होता है आखिरी के 10 से 15 मिनट में, वही वो समय होता है जब पूरी अफरा तफरी मची होती है, और उसी टाइम वो चांस होते हैं जब आपको 3-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। आपको पता है वो तरीके, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर को कभी भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम हॉल को कभी भी टाइम से पहले नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं वो आप लोग समझ गए होंगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को लास्ट टाइम पे कुछ याद आ जाता है कि शायद मैंने उस क्वेश्चन में ये गलती कर दी थी, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं इस चीज की बात कर रहा था, आप चीटिंग की बात मत समझना। ठीक है, माइंडसेट, देखिए माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि पेपर लेंदी आ गया, पेपर टफ आ गया, तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया ना, वो सबके लिए आया है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए एग्जाम टफ आ गया, सबके लिए आ गया, चेकिंग लीनियंट हो जाएगी, चेकिंग थोड़ी इजी हो जाएगी, जो मार्क्स एग्जामिनर दे रहा है वो थोड़ा लीनियंटली दे देगा, इजीली दे देगा, है ना। तो अपने माइंडसेट के ऊपर आपको फोकस रहना है भैया, कि हमें हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, और एक्चुअल में यही होता है हर बार। ठीक है, उसके आगे एग्जाम में जाने से पहले आप लोग जब यूट्यूब खोलकर देखते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं और आपको ये बोलते हैं कि भैया ये है एग्जाम का ब्लूप्रिंट, ये है, हम तो लीकर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सब कंटेंट से बच के रहें, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप लोगों ने कुछ नया देख लिया, जो भी आपकी तैयारी है उसके अलावा उन्होंने अगर कुछ बता दिया, तो आपका जो ये माइंडसेट है ना, इस पूरे माइंडसेट का सत्यानाश हो जाएगा। ये बात मान के चलिए आप। और जहां पर माइंडसेट आपका सत्यानाश हो जाएगा, मान के चलिए 5 से 10% नंबर आपके उस दिन वैसे ही कट गए। जैसे ही इन सब चीजों की वजह से आपका फोकस हट गया, जैसे ही इन सब चीजों की वजह से आपका फोकस हट गया, मान के चलिए एग्जाम में आपके 5 से 10 नंबर कट जाएंगे। ये बात मैं हर साल देखता हूँ, ये हर साल मेरे को स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारे साथ में सर ये प्रॉब्लम हो गई, हम लोग डर गए, हम लोग ने एग्जाम से पहले दोस्त से बात कर ली थी, हमने कोई वीडियो देख ली थी, हमें उसको देख के डिमोटिवेशन हो गया। इसीलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम हो गया, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, इन सब के चक्करों में मत पड़ना। सिर्फ क्या करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। एक्चुअल में ये लोग पीवाईक्यूज ही लेकर आते हैं देखा जाए तो, अलग तरीके से घुमा फिरा के। इससे अच्छा है कि आप खुद ही पीवाईक्यूज देख लीजिए। कोई भी एग्जाम पिछले 10 साल के पेपर्स को सॉल्व करके बड़े ही इजीली 90% मार्क्स के साथ में क्रैक किया जा सकता है। अगर आपने पिछले 10 साल के पेपर, या बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो मैं पिछले 5 साल के भी पेपर आप लोग देख लेंगे, आप लोग प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे विद योर एनसीईआरटी, है ना। आपको साथ में एनसीईआरटी, उसके पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो, और पीवाईक्यूज अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आप लोग 90% से ज्यादा बड़े ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। रेफरेंस बुक्स जो होती हैं उनको अवॉइड कीजिए बिफोर एग्जाम। जब आपका एग्जाम आने वाला है उस टाइम आपको ये सब चीजें इग्नोर करनी है। एग्जाम आने से पहले इन सभी को और रेफरेंस बुक्स को इग्नोर करना है। जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी एनसीईआरटी है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये रही बात आपकी मिस्टेक्स की। ठीक है, आपने एनसीईआरटी ले ली, आपने पीवाईक्यूज ले लिए, रिवीजन कीजिए उनका और मेमोराइजेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए, मेमोराइजेशन कीजिए। यही एक तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का विद योर फुल पोटेंशियल। आप हर चीज को बार बार रिवाइज और मेमोराइज कर रहे हैं, इससे बेटर आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए।
एग्जाम में जब जाएंगे आप, एग्जाम में जब जाएंगे तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी की बोतल लेनी है, उसमें 100, 150, 200 ग्राम ग्लूकोज घोल दो, बिल्कुल मीठा हो जाएगा वो। ग्लूकोज इज फूड फॉर योर ब्रेन। जब आप एग्जाम के अंदर इतनी मेहनत करेंगे, आपका दिमाग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट एग्जाम जो है मैथ्स का है इस बार, है ना, फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, आप लोग सॉल्व करने, आपका दिमाग चलेगा। अरे भैया, दिमाग को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी मिलती है किससे? ग्लूकोज से। पढ़ा है साइंस के अंदर, ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज बर्न कैसे होता है? विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको क्या करनी है? दूसरी चीज, डीप ब्रीदिंग करनी है। ऑक्सीजन सप्लाई को बेटर करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। जब भी आप एग्जाम में जाकर बैठेंगे, आपको अपनी सांसें तेज तेज, मतलब उसको महसूस करते हुए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेट के ऊपर हाथ रख सकते हैं, और जब सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका हाथ मूव हो रहा है, बस इतना काफी है। डीप ब्रीदिंग का मतलब ऐसे ध्यान में बैठकर बहुत गहरी गहरी सांसें लेने से मतलब नहीं होता। आप अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए, फोकस आपका अपने आप आपकी ब्रीदिंग के ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही आपका ब्रीदिंग के ऊपर फोकस जाएगा, ब्रीदिंग क्वालिटी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। वॉकिंग, वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग बिफोर एग्जाम, या जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर के पास जा रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि जितना भी आपको टाइम मिल रहा है आप वॉक करें, है ना। उससे क्या होता है, आपका जो पेरिफेरल हार्ट होता है, जो कि हमारी काफ मसल्स के अंदर होता है, जब आप चलते हैं या जब आप जॉगिंग करते हैं, तो काफ मसल स्क्वीज होती है, और आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ जाता है। हालांकि इन सब चीजों को डिटेल में जानने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि आपको वॉक करनी है। अगर पसीना आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें आप थक जाएंगे, एग्जाम में आप नींद आ जाएगी आपको, इसलिए ज्यादा रनिंग वगैरह मत करना, सिंपली वॉक कर लेना, 20 मिनट्स इज इनफ, ठीक है। 1 लीटर वाटर, 100 to 150 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। आपके ब्रेन को 3 घंटे लगातार फुल पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। ग्लूकोज इज द एनर्जी ऑफ योर ब्रेन। आपको कंसिस्टेंटली ये बीच बीच में एक एक घुट पीते रहना है, ठीक है। क्लियर वाटर बॉटल लेके जाना, डिजाइन वाली मत लेके जाना, वो लोग अंदर अलाउ नहीं करेंगे। सिंपल जो आपकी बॉटल होती है, बिस्लरी वाली या किनले वाली जो भी होती है, घर के अंदर फ्रिज वाली बॉटल जो ट्रांसपेरेंट होती है, वही लेके जाना। फैंसी बॉटल्स मत लेके जाना। डिजिटल वॉच आर नॉट अलाउड। कैलकुलेटर और ये सब चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली फॉलो करना। एडमिट कार्ड के बिना मत चले जाना, एडमिट कार्ड के बिना मत चले जाना। अपने पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर वगैरह सारी चीज़ें एक साथ रख लेना पहले ही, ताकि एंड टाइम पे पैनिक ना करो। डीप ब्रीदिंग, वॉक और ये ग्लूकोज, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम के टाइम पे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है, ठीक है। एक और चीज़ बता देता हूँ, 10th का एग्ज़ाम आपका जैसे ही ख़त्म होगा, आप लोग अपनी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे फॉर 11th क्लास, ठीक है। अगर आप लोग नीट सेक्शन में जाना चाहते हैं, आप साइंस बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग हमारे ही सिटी में हैं, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर अगर आप लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पर हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कोने में हैं देश के, तो आप लोग हमसे इस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल्ड है तो अपडेट कर सकते हैं, वरना आप प्ले स्टोर से इसको अपडेट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस के ऊपर हम लोग वो कंटेंट पढ़ाते हैं जो कोटा, सीकर, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर लाखों रुपए की फीस लेकर आपसे वसूला जाता है। उस कंटेंट को हम सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट, इवन बेटर टीचर जो हम लोगों के पास में, हमारी जो टीम है ऑफलाइन की, बहुत ही स्ट्रांग टीम है और प्रॉपरली नीट ओरिएंटेड है ना। मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नीट के लिए बात कर रहा हूँ ना, नीट के लिए। वही स्टूडेंट सिर्फ इस ऐप के ऊपर आके हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए हम लोग अभी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। फॉर एग्जांपल जेई हो गया या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, उनकी तैयारी हम लोग नहीं करवाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ नीट की तैयारी ऑनलाइन में हम करवाते हैं। तो अगर आप लोग इसके बाद में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। आपके कोई बड़े दीदी भैया हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं कि
नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको कहाँ जाना है। ये सारी चीजें जो हैं आपको फॉलो करनी है। एक बार फिर से बता देता हूं फटाफट से। स्ट्रेटेजी के अंदर रीड ऑल क्वेश्चंस, गिव टाइम टू योर सबकॉन्शियस माइंड, सेलेक्ट कर लीजिए सेक्शन और क्वेश्चन, और टाइप को एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए। रफ वर्क शुड बी फेयर, रफ वर्क शुड बी फेयर। एक्स्ट्रा मार्क्स स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या करना है, इंगेजिंग कंटेंट पे काम करना है। टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम, शेप, बुलेट पॉइंट्स, इनोवेटिव रखना है अपने आंसर को। पैराग्राफ किसी भी हालत में ना लिखें, लिखने का ट्राई ही ना करें कि हम लोग पैराग्राफ में लिखेंगे, क्योंकि वो इस कॉपी चेकर को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। मिस्टेक्स, अगर आप मिस्टेक्स कर देते हो सिंगल कट मारेंगे। इस तरीके से उसको काटने की कोशिश ना करें। फ्रेंड इज योर एनिमी अनलेस ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। उस टाइम तो आप उसको थोड़ा सा और दोस्ती गहरी करने की कोशिश कर सकते हैं एग्जाम से पहले। नेवर लीव एग्जाम हॉल बिफोर टाइम। माइंडसेट पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि अगर लेंदी आया है, टफ आया, तो सबके लिए लेंदी टफ आया है, ठीक है। उसके बाद में इन सब लोगों से बच के रहना है। फोकस ऑन योर पीवाईक्यूज, रेफरेंस बुक्स को एग्जाम टाइम में छोड़ दो, अवॉइड करनी है। ओनली एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड योर सेल्फ मेड नोट्स, यही आपको बहुत अच्छे स्कोर तक ले जा पाएंगे। मैं बहुत बार वीडियोस देखता हूँ, बहुत लोग न जाने कैसे कैसे वादे कर देते हैं कि हम लोग ऐसा कर देंगे, हम लोग वैसा कर देंगे। एक्चुअल कंटेंट यहाँ पर आपके लोगों के सामने है, फॉलो कीजिए। ये एग्ज़ाम आपकी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। हम लोग सब ये एग्ज़ाम देकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा मायने इसके नहीं हैं। अगर आपके 2-4% ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि 10th क्लास के में कितने परसेंट, एक स्टूडेंट जो होता है अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में नेक्स्ट क्लास में मूव करता है। इससे ज़्यादा इस एग्ज़ाम का कोई महत्व नहीं है। अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं, लास्ट टाइम में अगर मान लीजिए आपके 70 आ रहे थे, आपने इंप्रूव करके 75 लिए, दैट्स इनफ। आप लोगों ने एकदम से अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर दिया, आप नेक्स्ट क्लास में जाकर फोड़ देंगे। इंप्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इस चीज पर ध्यान रखना है। हाँ, इन सब चीजों से आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग यहां पर हैं तो भी आप यहां तक जा सकते हैं। इस चीज को आपको फॉलो करना है। और एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। फोड़ के आओ एग्जाम। थैंक यू सो मच।